ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए कोरोना वायरस संक्रमण पर नीति आयोग के सदस्य और नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर वीके पॉल और टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। नमस्कार श्रोताओं। धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है, साथ ही स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत बहुत जल्द हम 100 करोड़ के आंकड़े को पार करने वाले हैं। डॉक्टर पॉल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो हमारा सफर रहा है, क्योंकि भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है, शुरुआत की अगर हम दिनों की याद करें तो जिस समय मॉडर्ना और फाइजर जैसी कंपनीज ने -70 डिग्री सेल्सियस पे रखी जाने वाली वैक्सीन उन्होंने स्टोरेज की बात की थी, शुरुआती दिनों की अगर हम बात करें तो उस समय कितना बड़ा चैलेंज था कि हमारे देश में एक कोल्ड चेन के साथ पूरी वैक्सीन को वैक्सीनेशन सेंटर्स तक पहुंचाना, लोगों तक उपलब्ध कराना, और उसमें इसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस भी आ रहे थे। किस तरह से देखते हैं आप? आपने बात कही कि उस टाइम पे जो हमारे सामने वैक्सीन दिखाई दे रहे थे वो सब अल्ट्रा कोल्ड चेन वाले थे, -70 वाले थे। तो क्लियरली ऐसे वैक्सीन पे हमें निर्भरता करनी पड़ती तो सिचुएशन मुश्किल ही होती, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये वाली कोल्ड चेन तो हमें एस्टैब्लिश करनी पड़ती। बन जाती, ऐसा नहीं है, हम ये भी बना सकते थे, लेकिन डेफिनेटली एक चुनौती होती। लेकिन ये सोचिए ना कि उन वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कहाँ, आज भी कितने वो वैक्सीन अवेलेबल है। अब फाइजर का एक ऑफर है, जैसे एक बहुत छोटी क्वांटिटी का ऑफर रहा है जिसको हम एग्जामिन करते रहे हैं अभी तक, ठीक है कि नहीं। तो वैक्सीन है कहाँ? अगर हमारे देश को बाहर के बने हुए वैक्सीन पे ही निर्भरता करनी पड़ती तो कितने वैक्सीन उपलब्ध हो जाते। इतनी बड़ी जनता को हम तभी वैक्सीन दे पाएंगे जब हम इसमें आत्मनिर्भर होंगे, और आत्मनिर्भर ही नहीं, आत्मनिर्भर के ऊपर का जो लेवल है कि हम दुनिया को दे पाएंगे, ऐसी तैयारी देश ने करी हुई है। और डॉक्टर अरोड़ा, अगर हम इस वैक्सीन के सफर की बात करें तो शुरू में बहुत सारी वैक्सीन हेजिटेंसी को लेकर बातें सामने आई, लेकिन धीरे धीरे लोगों का रुझान कुछ इस तरीके से देश में बढ़ा कि एक एक दिन में हमने 1 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण किया है। मैं यहाँ पर आपको 2 दशक पीछे की तरफ ले जाना चाहूंगा। पोलियो कार्यक्रम में और उसके बाद जो हमारा नियमित टीकाकरण कार्यक्रम है, और फिर मीजल्स और खसरा और रुबेला का जो कार्यक्रम था, उसमें वैक्सीन के प्रति एक हिचकिचाहट देखा गया था, और उस अनुभव का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया गया और कार्यक्रम बनाया कि इसको एक जन जागरण का कार्यक्रम जिसमें सारी जनता जुड़ सके। अगर कहीं पे कोई गलत खबर चल रही है तो उसका प्रभाव अधिक होने से पहले ही उसको निरस्त करने का कार्यक्रम बनाया गया। दूसरा कि पहली बार वयस्कों को टीका लगाया जा रहा था, इस बारे में एक संशय की स्थिति थी, और उसके लिए भी बहुत काम किया गया। और मैं यहाँ खास तौर पे कहूंगा कि मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक है, प्रिंट है, बाकी जो लोकल वर्नाकुलर मीडिया है, उसने बहुत पॉजिटिव रोल किया, जिस तरीके से आप लोगों ने जानकारी पहुंचाई। अब शुरू में जब हमने कार्यक्रम शुरू किया था तो उस समय पहले हमें ये अंदाजा था कि थोड़ी हिचकिचाहट होगी। शुरू में लोगों के मन में एक अजीब सा भय था, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने देखा कि टीका लगा रहे हैं लोग और ये बिल्कुल सुरक्षित है, तो ये जो भय था वो एक विश्वास में परिवर्तित हुआ है। बिल्कुल। और डॉक्टर पॉल, अगर हम देखें तो जो 96 करोड़ या 100 करोड़ का जो आंकड़ा होता है, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। आज पूरा विश्व हमारे देश की ओर देख रहा है कि किस तरीके से भारत ने वर्ल्ड के सबसे बड़े जो कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको मैनेज किया है। और अगर हम अपना सबका एक्सपीरियंस शेयर करें तो किसी भी टीकाकरण केंद्र पर जिस तरह की व्यवस्था होती है, जितने व्यवस्थित और साइंटिफिक ढंग से इसको ऑर्गेनाइज किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर हम 97 करोड़ और 100 करोड़ को परिप्रेक्ष्य में डालते हैं तो हमारे सामने जो पिक्चर उभरती है वो ये है कि आज 75% वयस्क हमारे देश के अडल्ट एक कम से कम टीका उनको मिल चुका है, और ये 75% वयस्क जो हैं ये आज सीरियस कोविड डिजीज और डेथ से लगभग मुक्त हो गए हैं 1 डोज के बाद। और जिन्होंने 2 डोज लगा ली है वो 30% लोग हैं आज, वो तो और भी सक्षम हो गए हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो ये असर है। ये टीकाकरण सिर्फ नंबर की गेम नहीं है, टीकाकरण
जो है ये हमें इस महामारी की प्रकोप और मार से बचाने के लिए सक्षम हो गया है। 75% हो गए हैं, बाकियों को भी अंदर लाना है इस दायरे में और इस कवच के अंदर। तो ये अचीवमेंट है और ऑब्वियसली इसको करने में जो व्यवस्थाएं बनी उसमें कोविन की भूमिका बहुत बड़ी है। यूजर इंटरफेस बनी, बेनिफिशियरी जुड़ता है हमारे सिस्टम के साथ, सेशन की प्लानिंग होती है, लोकेशन की व्यवस्था मिलती है, डेटा मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है और एडवर्स इफेक्ट को हम मॉनिटर कर पा रहे हैं, आउटकम को भी मॉनिटर कर पा रहे हैं अपने तरीके से। तो ये प्लेटफॉर्म आया। हमारी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की जो कोल्ड चेन की व्यवस्था थी उसमें स्पेयर कैपेसिटी हमारे काम आई। हमारे देश की सिरिंज बनाने की कैपेसिटी हमारे काम आई। हमारे देश में जो ट्रेनिंग पहले मिली हुई थी उसको थोड़ी और ट्रेनिंग के बाद हमने सक्षम करा कि वो ये टीका भी तरीके से लग जाए। और टीकाकरण का जो एक्सपीरियंस है उसको देखो तो कितना वो सिस्टमबद्ध है, प्रोटोकोलाइज्ड है कि आप जाते हो, आपका ये काम होता है, उसके बाद आपको टीका लगता है, आप वेट करते हो, फिर टीका लगता है, फिर ऑब्जर्व होते हैं, फिर आप जाते हो, फिर आप सर्टिफिकेट मिल जाता है, फिर आपको एक SMS आ जाती है, फिर आपको रिमाइंडर आता है। ये जो मास्टरी करी गई है SOP की, ये कमाल की बात है। और डॉक्टर पॉल, वयस्कों की वैक्सीन की हमने बात की, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों की वैक्सीन को लेकर उत्सुक हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि बच्चों की वैक्सीन कब तक आ जाएगी। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हमें याद रखना चाहिए कि टीकाकरण के कार्यक्रम में अभी जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है वो वयस्कों को टीका लगाना हमारा प्रोग्राम का फोकस है। प्रोग्राम में हम कामयाब हो रहे हैं और इसमें हमें और तेज गति और कंप्लीशन करना है विदाउट डिले। हाँ, ये बात सही है कि 18 साल से नीचे भी वैक्सीन लगने शुरू हो गए कई देशों में, ये भी सही बात है। और हम ये जानते हैं कि उनमें भी संक्रमण होता है लेकिन माइल्ड डिजीज होती है। ये काम जो है इसको अपने सामने रखकर इसकी तैयारी और सोच बिल्कुल सिस्टम के अंदर चली हुई है। पहली बात यह है कि हमारे पास कौन से वैक्सीन है जो हम लगा सकते हैं बच्चों को। तो हमारे पास एक वैक्सीन अभी सिद्ध हुआ है जो DNA वैक्सीन है कि लगा सकते हैं। तो जितनी मात्रा उसमें उपलब्ध है तो सोचा जा रहा है। जो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन है, डॉक्टर अरोड़ा जिसको चेयर करते हैं, वो ग्रुप देखेंगे कि क्या इस वैक्सीन का सबसे अच्छा इस्तेमाल वयस्कों की बजाय बच्चों में या एडोलेसेंट में लगाने का है। तो ये फैसला वो देंगे। दूसरा वैक्सीन अभी कल परसों कोवैक्सीन की बात हुई है कि भाई बच्चों में इस्तेमाल करने की प्रक्रिया खुली है। कोवैक्सीन अभी अडल्ट पॉपुलेशन में लग रहा है, वो हमारी प्रायोरिटी है। तो ये सप्लाई साइड होगी तभी हम सोच सकते हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए कैसे और कब किन बच्चों को हम ये टीका लगाएं, ये काम अंदर सोच की तरह से चला हुआ है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर अरोड़ा, आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों की वैक्सीन के ऊपर? डॉक्टर पॉल ने जो कहा उसमें मैं 2-3 चीजें और बोलना चाहूंगा कि हमारी प्रथम प्राथमिकता जैसे बताया कि वयस्क हैं, माता पिता ठीक नहीं होंगे तो फिर बच्चों की देखभाल कौन करेगा। और ये बड़ा क्लियर है पहली लहर से भी और दूसरी लहर से भी कि बच्चों में संक्रमण हो रहा है लेकिन बहुत ही हल्का होता है, गंभीर बीमारी कभी कभी होती है और मृत्यु ना के बराबर है। हाँ, बच्चों में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें गंभीर संक्रमण होने की संभावना 3 से 5 गुना बढ़ जाती है। तो ऐसे बच्चों की एक प्राथमिकता की लिस्ट बनाई जा रही है और जैसे जैसे वैक्सीन उपलब्ध होंगी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ज़ाइकोवी-डी है, उसके बाद अब कोवैक्सीन है, अगले 4-6 हफ्ते में 2 वैक्सीन और आने की संभावना है। तो ये हमारे पास बच्चों के लिए पूरी तैयारी की जा रही है कि हर एक स्वस्थ बच्चे को हम अल्टीमेटली टीका दें। जैसे ही वयस्कों का टीकाकरण खत्म होता है वह बच्चों का उतनी ही तेजी से और अभियान के तौर पर किया जाएगा और हमें उम्मीद है कि 2022 की पहली तिमाही में हम सब बच्चों को टीकाकरण कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले जो बच्चे बीमार हैं और जिनमें गंभीर बीमारी होने की संभावना है, हमें लगता है कि इस साल के अगले 4-6 हफ्ते में शुरुआत करी जा सके। जी बिल्कुल। डॉक्टर पॉल और डॉक्टर अरोड़ा, आपसे विशेष कार्यक्रम से जुड़े, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर नीति आयोग के सदस्य और नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर VK पॉल और टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।